हमने पढ़ा है मेम्ब्रेन, सबको पता है क्या होती है मेम्ब्रेन। चार्जर चाहिए, निकाल लो, अभी चल रहा है। ये चाहिए नहीं, ये चाहिए बस तुमको। वैसे मेरे उससे भी हो जाएगा, मेरे लैपटॉप का जो चार्जर है ना उसका ये निकाल लो, उससे चल जाएगा। नहीं, ये नहीं चाहिए तुमको, इसका वही रखा है। मेरे वाला तो फिर मेरे बैग में होगा, निकाल लो चार्जर। ठीक है, तो देखो, जब इवोल्यूशन हुआ था, लाइफ लाइफ जब आपके आई थी, सबसे पहले क्या बने थे? बायोमोलिक्यूल्स। जो रिएक्शन आज हम देख रहे हैं कि हमारे सेल में होती है, ओपन मेम्ब्रेन सेल, समझ में आया? एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से, ठीक है, जैसे मान लो डीएनए बना के बन गया, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लाइफ आने से पहले बन गए थे। कितने लोगों को पता है? जो हम, हाँ, नहीं है ऐसे कैसे हुआ? ठीक है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमसे पहले ही से ही है, समझ गए? जब लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई थी उससे पहले मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आ गए। इसीलिए आप देखोगे, अच्छा, कुछ हमारे जो सेल के अंदर ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट किया करती थी बिफोर एनिमल्स came into existence, like plants, animals? पहले क्या है? पहले यही लोग तो आए थे। क्या आया था बताओ? सबसे पहले क्या बना था? वही है किताबों में, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, सबसे मिलर का एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा 12th में? मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट की होगी, तो उसमें उन्होंने क्या बताया था? हाँ, सबसे सबसे पहले जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आए थे, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमारा सेल का पार्ट होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पार्ट होता है। हाँ, बट माइटोकॉन्ड्रिया यूज्ड टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई सेल नहीं थी माइटोकॉन्ड्रिया अलग से, समझ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास या क्लोरोप्लास्ट के पास अपने आप में ही वो सारी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए। क्या क्या है बताओ? हमारी सेल के पास क्या है ऐसा? हमारी सेल क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हाँ, सेल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ताकि हम अपना सारा काम कर सकते हैं आराम से, जो करना है हमको। बाहर क्या लगा दी? मेम्ब्रेन लगा दी। मेम्ब्रेन क्या है? डिफरेंशिएबल परमिएबल एंड सेमी परमिएबल है। नहीं घुसने देंगे, चीजों को बाहर नहीं जाने देंगे, कंट्रोल से जाने देंगे। कंट्रोल जैसे जेल होती है, वही जा सकता है जिसको परमिशन हो, बाहर भी वही जा सकता है जिसको परमिशन हो, अंदर भी वही जा सकता है। सिमिलरली जो हमारी जो सेल होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल होती है, तो ये अपना सारा काम अंदर से कर सकती है अच्छे से। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, हाँ, इस तरीके से बनाते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये भी तो अपने आप में सब कुछ लिए हुए हैं। व्हाई व्हाई डोंट वी कॉल इट अ सेल? सेल नहीं कहते, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, है ना? क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े सेल के अंदर है, ऑर्गेनेल कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास सब कुछ है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दे हैव देयर जेनेटिक मटेरियल। होता है कि नहीं होता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, आरएनए होता है। कितने बच्चों को पता है? हाथ ऊपर करो, कितनों को नहीं पता था अभी तक? नहीं पता था, अब जान जाओ। क्लोरोप्लास्ट के पास उसका अपना डीएनए होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब वो ऐसे हैं, न्यूक्लियस को कहेंगे वो रहने दे, समझा? हम पे मत चलिए। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारी चीजों के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं हो,
because they have their own genome and they have their own machinery to convert the genome into proteome. समझ में आया मेरे पास जीनोम क्या होता है? मेरी बात समझ में आई? यानी कि जीन्स, जीन्स किसमें? डीएनए। और अगर डीएनए एक्सप्रेस करके प्रोटीन नहीं बनाएगा तो क्या फायदा? जस्ट लाइक वायरसेस, अगर इस दुनिया में से सारे प्लांट और एनिमल खत्म हो जाएं, सारे सेल्स खत्म हो जाएं, तो वायरसेस आर नथिंग, जस्ट दे आर इनएक्टिव। क्यों? बिकॉज दे हैव जीनोम बट दे कैन नॉट कन्वर्ट देयर जीनोम इनटू प्रोटीन। पढ़ाई लिखाई बाद में कर लेना, अभी सुन लोगे तो, क्योंकि जब दिमाग खुलेगा ना तभी नंबर आएंगे। समझ में आया? तो वायरसेस को क्यों हम नॉन लिविंग कहते हैं? बिकॉज दे हैव जीनोम बट दे डू नॉट हैव, दे लैक द मशीनरी टू कन्वर्ट देयर जीनोम इनटू प्रोटीन। प्रोटीन नहीं बना सकते। मान लो मेरे पास गन है, इफ आई कैन नॉट फायर इट, तो वो ना होने के बराबर। समझ में आया? मेरे पास गन है लेकिन मैं उसको चला नहीं सकता, तो हैविंग गन इज इक्वल टू क्या हो गया? नॉट हैविंग गन, बिकॉज आई कैन नॉट फायर। सिमिलरली वायरस के पास जीनोम तो है लेकिन वो उसको प्रोटीन बना नहीं सकता, इसीलिए वायरस को क्या बोला जाता है? नॉन लिविंग। एंड दे आर कॉल्ड लिविंग ओनली व्हेन दे एंटर अ सेल, because inside cell they get machinery to convert their genome into protein. Clear point? Similarly जो हमारे cells के अंदर organelles होते हैं, तरह तरह के बहुत सारे organelles हैं, उनको आप तरह तरह के उसमें डिवाइड कर सकते हो। एक ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन। एंड जनरली दीज ऑर्गेनल्स जो डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, जनरली इनके पास वो सारी चीजें होती हैं जिससे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। योर क्लोरोप्लास्ट कैन लिव इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल। कितने बच्चों को पता है ये? क्लोरोप्लास्ट के पास वो हर चीज है कि जो इंडिपेंडेंटली जी सके। पिगमेंट उसके पास है, खाना वो बना सकता है, शुगर बना सकता है वो। उसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। किसको किसको पता था? आपने आज तक राइबोसोम पढ़ा है? ईआर में पढ़ा है, आरईआर, एसईआर। कितने बच्चों को पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम होते हैं? हाथ ऊपर करो। पता है? हमें तो क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम होते हैं। तो these things a double membrane system and the presence of ribosomes and genetic material, their own genetic material. Chloroplast has its own genetic material। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए आरएनए होता है। तो ये कैसे हो गए? लिविंग। क्या बोलते हैं इनको? लिविंग, बिकॉज दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल। अब आ जाते हैं हम और ऑर्गेनल्स पे। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनल। अब देखो हमारी सेल के अंदर जब ऑर्गेनल कोई होता है सेल के अंदर, इट इज जनरली मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस भी आप कह सकते हो लिविंग, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जेनेटिक मटेरियल है। और न्यूक्लियस के साथ में ही आजू बाजू राइबोसोम्स होंगे। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि ईआर पे राइबोसोम्स है, तो ईआर जो होती है वो कहाँ होती है? आपने देखा है किताबों में अक्सर, कभी भी ईआर का डायग्राम आपको कैसे आएगा? ऐसे ऐसे आता है ईआर का डायग्राम। हाँ, तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस ही तो है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑलवेज कंटीन्यूअस विद द न्यूक्लियस। और ईआर में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम बनते ही न्यूक्लियस में बच्चों, बस एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, बनते ही न्यूक्लियस में है राइबोसोम। ठीक है? तो यानी कि न्यूक्लियस भी लिविंग हुआ। लिविंग कौन हुआ? द वन हु हैज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज इट हैज मशीनरी टू कन्वर्ट जेनेटिक मटेरियल इनटू प्रोटीन्स। प्रोटीन कहाँ बनते हैं? राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। तो ये भी लिविंग हुआ। अब आ जाते हैं दूसरे ऑर्गेनल्स पे, सेल ऑर्गेनल्स पे। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, जस्ट अ गैदरिंग। ठीक है भाई, बाहर में भी तो लोग काम करते हैं, विदाउट शेड भी करते हैं। देखा है ना? जनरली हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, बाहर वालों से हमें कोई मतलब नहीं। तो वी आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये जो कमरा है ये क्या है? मेम्ब्रेन हो गई हमारी। समझ में आया? ये गेट क्या हो गया? सिलेक्टिवली अलाउ कर रहे हैं, कौन आएगा कोई नहीं घुस सकता। अभी कोई और घुस जाएगा तो हमसे भगाएंगे, भाई तुम कौन है ना। तो अब लेकिन ऐसे भी तो गैदरिंग होती है जहां पे कोई मेम्ब्रेन ना हो, होती है ना। हमारी सेल में ऐसी कौन सी गैदरिंग है जहां फंक्शन होता है पर्टिकुलर, दैट पर्टिकुलर इज फंक्शन इज कन्फाइंड टू दो दैट रीजन, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। कौन बताएगा? जैसे कि आपको न्यूक्लियस में होता है हमारा जो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, लेकिन न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कन्फाइंड है वो,
उसका रीजन कन्फाइंड है सेल के अंदर। ऐसा तो कोई फंक्शन बता सकते हो जहां पे वो करता है लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, उसको कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस हो गए ना। हाँ, राइबोसोम भी है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो एक असेंबली है प्रोटीन्स की। राइबोसोम आर बेसिकली व्हाट? प्रोटीन्स। इसने बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है बताया ना। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और बताओ, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पढ़ा है? सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर भी ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? न्यूक्लियोलस नहीं बे, क्या बात कर दी यार, बे यार। रेप्लिकेशन डीएनए वो तो पूरा क्रोमेटिन भरा हुआ है न्यूक्लियस में, वो तो अलग से होगा। क्या फर्क है? आरएनए आरएनए बनाता है, आरएनए भी बनाता होगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है राइबोसोम भी, यानी कि राइबोसोम जो हमारा होता है, मैंने अभी क्या बताया कि राइबोसोम प्रोटीन का बना हुआ है, वो प्रोटीन कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। लेकिन आप अगर किताबों में देखोगे जब स्टेन करते हैं साइंटिस्ट, तो उनको डब्बे की तरह एक जगह मिल जाता है, तो उनको भी लगा होगा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, लेकिन मेम्ब्रेन जब आगे स्टडी किया तो पता चला कोई मेम्ब्रेन नहीं। यानी कि एक जगह काम कर रहा है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वी आर क्या जब पढ़ रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। दे आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है। और जो मैंने ये वाले बताया आपको डबल मेम्ब्रेन वाले, दीज आर आल्सो नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनको हम एंडोमेम्ब्रेन नहीं मानते। तो हम किनको कंसीडर करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट? दोज ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव सिंगल लेयर मेम्ब्रेन। समझ में आया? कौन से वाले? तीसरे वाले, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है लेकिन सिंगल लेयर्ड। ठीक है, कौन कौन से हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? कौन कौन से सिंगल लेयर्ड होते हैं बताओ? हाँ, देखो कैसे याद करोगे जिसको नहीं आता। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये एल आ गया इसमें, और यहाँ पे एल के साथ क्या आ गया? ई। यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, चार ही होते हैं। दूसरा हो गया लाइसोसोम्स, और ई से क्या हो गया? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या बच गया? एक वैक्यूम। ठीक है, ये चार है। देखो सब ये एक जैसे ये लगभग, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर है, इसलिए इनके अलग अलग नाम, अलग अलग समय पे इनकी खोज की गई, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर। मेरे को तो लाइसोसोम वैक्यूल एक ही जैसे लगते हैं, और मैनी टाइम्स दे आल्सो यूज इज इंटरचेंजेबल। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों लाइसोसोम को अलग रखा जाता है, क्यों उसको हम वैक्यूल ही नहीं बोलते। समझ में आया? वो तो अलग होता है, यही रीजन है कि अलग बहुत डिफरेंस है ना। जैसे वो सुसाइडल व्यक्ति तरह एक्ट करता है, उसे वैक्यूल से एक दूसरे मतलब क्या अलग है? अभी 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 इस पे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर बताना कैसे अलग होता है, बहुत अलग कैसे होता है ये तो बताओ। सोसाइटल बैग को, मैं तो वैक्यूल को भी सोसाइटल बैग कहता हूँ। कैसे? क्यों? प्लांट के अंदर आप कुछ भी डाल दो, अगड़ा पगड़ा वो सारा वैक्यूल में जाता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ब्रेक कर देते हैं उसको। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ये रिलीज करता है ना, लाइक रिलीज करता है, अंदर अंदर रखता है ना। अभी देखो मैंने क्या बताया, देखो डिस्कस करो इस चीज को, बहुत अच्छा बोला इसने। इसने बोला कि सर अलग होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। यही तुम्हारा पॉइंट है ना? यही तुम्हारा पॉइंट है। और मेरा पॉइंट क्या है? मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, पढ़ाई करता हूँ। मैंने क्या कहा कि हाइड्रोलाइसिस तो सर वैक्यूल में भी होते हैं, हाइड्रोलाइसिस तो वैक्यूल में भी होते हैं प्लांट में। नहीं होते तो बता दो, पढ़ लेना किताब, बाद में पढ़ना। प्लांट के अंदर सारे वैक्यूल के अंदर सारे हाइड्रोलाइसिस पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर भी तो अनवांटेड मटेरियल जाता है, प्लांट के अंदर बेटा रूटीन ही जाता है, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज प्लांट ही एक ऐसी चीज होती है जो कि कहते हैं कि हम लड़ाई करेंगे। कैसे? प्लांट होता है इमोबाइल, इट अ प्लांट हैज टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। कुछ भी हो जाए, चाहे अभी मेरी हवा दूषित हो जाएगी तो मैं घर में बैठ जाऊंगा मास्क लगा के, बट प्लांट्स वो क्या करते हैं? नहीं, हम फेस करेंगे। समझ में आया? बहुत ठंड हो रही है, मैं घर में आके बोल जाऊंगा, प्लांट्स क्या कहेगा?
नहीं हम फेस करेंगे, they face, and this is why there are many foreign unwanted particles that routinely enter the plant cell. तो इसलिए प्लांट सेल की वैक्यूम गैप बड़ी होती है, समझ में आया? गैप बड़ी क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत बड़ी होती है। 90% ऑफ द 90% ऑफ द स्पेस ऑफ द प्लांट सेल इज वैक्यूम। आपको कहेगा ले साला इतने दिन से मैं पढ़ रहा हूँ 90% तो कल वैक्यूम है, तो वैक्यूम ही पढ़ा दिया करो फिर। इस तरीके से प्लांट सेल होती है। 90% यहाँ पे अलग अलग से अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो 90% वैक्यूल है और न्यूक्लियस बेचारा कोने में बैठा हुआ है, यहाँ पे कहीं बेचारा दबा कुचला। समझ में आया? तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल है प्लांट सेल। हमारे अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर वो उतने बड़े नहीं होते, बिकॉज द रोल इज लिमिटेड। समझ में आया? उसका रोल बहुत बड़ा है क्योंकि सेल को शेप भी वही देता है, वो बहुत सारा पानी अपने अंदर भर लेता है तो सेल को शेप देके रखता है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे मैंने बताया कि प्लांट में बहुत अक्सर अंदर उसके जाते रहते हैं नैनो पार्टिकल्स, छोटे छोटे कीड़े वगैरह जाते रहते हैं। तो ऑल दोज नैनो पार्टिकल्स हमारी एयर में होते हैं ना, पीएम पार्टिकल्स पढ़ा है आपने अखबारों में, पॉल्यूशन पढ़ते हो ना। मास्क, कोविड में तो मास्क लगाने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले भी तो लोग मास्क लगाते थे। तो इनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं, नैनो नैनो स्केल, माइक्रोमीटर स्केल। तो वो जाते रहते हैं ना सेल के अंदर। सेल का साइज में जो सेल के जो मेम्ब्रेन है उसमें साइज कितना होगा? देखो बिल्कुल क्लोज नहीं होती है मेम्ब्रेन, इसलिए हम उन्हें मेम्ब्रेन कहते हैं। आप किसी चीज को मेम्ब्रेन कब कहते हो? वॉल क्यों नहीं कहते हो? मैं इसको वॉल कह रहा हूँ, मेम्ब्रेन क्यों नहीं कह रहा हूँ? बिकॉज इसमें कोई छेद नहीं है। हम मेम्ब्रेन तब बोलते हैं जब वहां पे पोर्स होते हैं, लेकिन उनका एक डिफाइंड साइज होता है। सेमी परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? सेमी परमिएबल। हम कहते हैं ना कि हमारी मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबिलिटी का मतलब ही यही है कि उसका परमिएबल वो है लेकिन सेमी है, यानी कि एक कोई पार्टिकल ऐसा हो सकता है जो उसमें एंटर कर सकता है। जैसे हनुमान जी उसके मुंह में घुस गए, कान से निकल गए, तो उन्होंने क्या बनाया? उसकी परमिएबिलिटी को उन्होंने यूज किया। जब वो आई राक्षसनी, हाँ, कि जाने नहीं दूंगी आगे, बोले कोई बात नहीं, जय श्री राम, छोटे से हो गए, निकल गए। तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? ठीक है, आप सेमी परमिएबल हो, मैं साइज अपना छोटा कर लेता हूँ। तो सिमिलरली जो ऐसे दुश्मन है हमारे जो कि बहुत छोटे हैं, जैसे वायरल पार्टिकल और नैनो पार्टिकल, ठीक है, दे रेगुलरली एंटर द प्लांट सेल। तो जो बात जतिन ने कही उस पर अभी डिस्कस करेंगे हम, कि जैसे मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि वैक्यूल ही क्यों नहीं बोल देते उसको, तो उसने बहुत अच्छी बात बोली और उसके रीजंस हैं पूरे के वैक्यूल के लिए। लेकिन मैं देखूंगा कि कैसे आपके अंदर से आता है कि नहीं आता। एक बहुत अच्छा पॉइंट उसने बोला, पहला ये कि हम इसलिए उसको वैक्यूल नहीं बोलते क्योंकि उसका एक अलग अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। वो ये है कि उसके अंदर लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम के अंदर पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है तरह तरह के हैं, हाइड्रोलाइसिस इनको कहते हैं, ठीक है, द कैटेगरी इज हाइड्रोलाइसिस। और ये डाइजेस्ट सब चीजों को करते हैं, मतलब कि आपको एमसीक्यू में आएगा भी ये क्या क्या डाइजेस्ट कर सकता है। ये प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर सकता है, ये डीएनए भी डाइजेस्ट कर सकता है, आरएनए को भी डाइजेस्ट कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियस एसिड, ठीक है, लिपिड को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो मतलब कोई भी बायोमोलिक्यूल ये डाइजेस्ट कर सकता है। इट हैज कैटेगरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। समझ में आया? जैसे अमाइलेज होता है, प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज होता है, समझ गए, लिपिड के लिए लाइपेज होता है, इसके पास सारे हैं। तो इसलिए जतिन ने बोला कि सर अलग है वो क्योंकि वो है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारा वैक्यूल है बड़ा सा 90% जो इसके पास की के सभी हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हम इसको क्यों नहीं कह रहे लाइसोसोम? इसको सुसाइड बैग कहा जाता है ना, सुसाइड बैग, बैग। देखो बेटा इसीलिए डिफरेंस कैसे है मैं बताता हूँ। डिफरेंस ऐसे है कि इसके पास भी सारे एंजाइम है बट इट इज नॉट इट्स प्राइमरी फंक्शन, कि प्राइमरली ओनली फंक्शन। वैक्यूल बहुत सारे काम करता है अलग अलग, लेकिन उसके पास वो सारे काम के अलावा ये भी एक काम। क्लियर है पॉइंट? और जो लाइसोसोम है उसके अंदर केवल और केवल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनते हैं, यानी कि आपको कोई भी टीचर नीट एमसीक्यू को फंसा सकता है।
बता सकता है कि नहीं? मैं लिखूंगा इसमें से किसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं होते, आप सोचोगे कि बस उसमें होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। वैक्यूल में भी है, लेकिन वैक्यूल का वो उसका अपना स्पेसिफिक स्पेशलाइज फंक्शन नहीं है, लेकिन लाइसोसोम उसके अलावा और कोई काम ही नहीं करता। समझ में आया? अब लाइसोसोम पे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइसोसोम उसके अलावा कोई काम नहीं करता तो क्या होगा? अगर वो कोई और काम नहीं करता तो क्या होगा? देखो, जब लाइसोसोम बनेगा, ये जैसे नया नया लाइसोसोम है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। ये बन गया। तो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या होगा? उसके अंदर पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होंगे। ठीक है, इसको हम प्राइमरी कब तक बोल रहे हैं? प्राइमरी हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं गई है जिसको वो डाइजेस्ट करे। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है तो डाइजेस्ट करेगा ना, लेकिन इसके अंदर अभी प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं गई है जिसको वो डाइजेस्ट करेगा। अब हम इसको दे देंगे चीज डाइजेस्ट करने के लिए। तो मान लो इसमें अब हमने डाल दिया कोई मटेरियल जिसको ये डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ डाल दिया हमने, अभी डाइजेस्ट करने लग गए इसको एंजाइम। ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स है तो डाइजेस्ट करने लग गए। तो यहाँ पे अभी हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम। इजी है? तो प्राइमरी लाइसोसोम इज अ नेसेंट लाइसोसोम, एक नया बच्चा लाइसोसोम। लाइसोसोम बनता है गोल्जी से, सबको पता है? नहीं पता तो अभी समझ लो, गोल्जी बॉडीज से ही वेसिकल्स जो निकलते हैं वही लाइसोसोम। गोल गोल स्ट्रक्चर है गोल्जी, ऐसे ग्रुप डायग्राम देखा है गोल्जी का? हाँ, इस तरीके से है ना। तो लाइसोसोम जो है वेसिकल्स होते हैं, इसी से स्प्लिट होके निकलते हैं। तो जो पहले निकलेगा वो प्राइमरी लाइसोसोम है। उसके बाद जब उसके अंदर कोई मटेरियल एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने लगेगा, वो सेकेंडरी लाइसोसोम है। अब देखो क्या होगा धीरे धीरे, क्योंकि पहले गोल्जी से बना वेसिकल, तो गोल्जी से अगर कोई ऐसा, गोल्जी से और भी वेसिकल बनते हैं कई तरीके के, ध्यान रखना। गोल्जी बॉडी जो होती है उसका काम होता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वहां तक माल को पहुंचाना। समझ गए? वहां तक माल को पहुंचाना। सेल मेम्ब्रेन कब बनती है? नहीं, जब साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस जब होती है तो उसमें गोल्जी बॉडीज का काम है। अब साइटोकाइनेसिस होगी, नई मेम्ब्रेन बनेगी, तो उसको माल चाहिए होगा ना, उसको लिपिड चाहिए होगा बहुत सारा, उसको प्रोटीन चाहिए होगा बहुत सारा। हमारी मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन, सबको पता है, चाहिए होगा। तो उसका काम क्या है? वो बचाती है। तो गोल्जी बॉडीज बहुत सारे सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाती है। हमने ईआर में भी पढ़ा, वेसिकल्स होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ईआर में भी पहले पढ़ रखा है ना, वेसिकल्स होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं, ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्ने क्या होता है? जो इनका बेसिक बॉडी है, जैसे ये जो पूरा बॉडी देखो, ये सिस्टर्ने। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है, लाइसोसोम सेकंड वाला क्या? ये यही है इसकी स्टेज है। लाइक जैसे हमारा सन है, स्टार है, आपने पढ़ा है ना, स्टार की स्टेजेस होती है। हमारा स्टार क्या हो रहा है? कहते हैं अभी बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, इट विल डाई इन सम इयर्स। एवरी स्टार हैज एज। बाद में क्या होगा? बूम। पढ़ा है नहीं? कितनों ने पढ़ा है? सबने पढ़ा, सबने इसको पढ़ा हुआ है? पढ़ा नहीं होगा लेकिन हाँ उसमें देखा होगा, तो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन सबने ऑनलाइन इस पे वीडियो देखी। उसी तरीके से जब हमारी बॉडी में कोई लाइसोसोम बनता है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है। जैसे आरबीसी की स्टेज होती है, पहले वो जो है इमेच्योर आरबीसी होता है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर वो डाई करता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो लाइसोसोम है, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है। ठीक है, अब देखो गोल्जी ने एक वेसिकल दिया, हमने देखा कि उस वेसिकल का कंटेंट क्या है, क्योंकि एवरी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, वेसिकल जो होगा उसके पास कोई ना कोई कंटेंट होगा। समझ में आया? वेसिकल का काम ही होता है ट्रांसपोर्ट। वेसिकल सेल के अंदर बनते ही इसीलिए। क्लियर है पॉइंट? वेसिकल का काम है ट्रांसपोर्ट। इसका भी गोल्जी बॉडी का भी ट्रांसपोर्ट ही है। हाँ, गोल्जी बॉडी का भी जो फंक्शन है उसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, और भी फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन है, सीक्रेशन। गोल्जी बॉडीज का लिख लो, सबका फंक्शन लिखवाऊंगा जो मेन फंक्शन है। गोल्जी बॉडीज का क्या है? मॉडिफिकेशन एंड सीक्रेशन। तो मॉडिफिकेशन किसका होता है? प्रोटीन का, ठीक है, और लिपिड का। गोल्जी बॉडीज का लिख लो। तो गोल्जी बॉडीज क्या करता है? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, लिपिड का मॉडिफिकेशन। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट। हो गया टेस्ट? ठीक है, तो मैं टेस्ट कर लूं थोड़ा और टेस्ट। ठीक है, हाँ। और अभी क्योंकि अभी ट्यूसडे आओगे ना, ट्यूसडे की टेंशन लेके आना, ट्यूसडे ले आओ।
दोनों ही आना। ठीक है, लिखो। तो गोल्जी प्रोटीन का क्या फंक्शन है, जो प्रोटीन एक बार बन गया है उस प्रोटीन को आगे क्या करना होता है, उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफिकेशन का आप ये भी कह सकते हो पैकेजिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके के मॉडिफिकेशन करता है, वो लिखो। जब प्रोटीन को ये देता है शुगर, शुगर जोड़ता है किसमें, प्रोटीन। तो प्रोटीन को जब शुगर देगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन। जब ये शुगर जोड़ेगा किसमें, लिपिड में, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। दोनों में थोड़ा सा फर्क है टर्मिनोलॉजी में, एक को कह रहे हैं ग्लाइकोसाइलेशन, दूसरे को कह रहे हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, लिपिड में अगर शुगर जुड़ रहा है तो ग्लाइकोसाइडेशन, और अगर वो प्रोटीन में शुगर जुड़ रहा है तो ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये क्या करता है, ये करता है। ये कब शुरू हो जाता है, ये शुरू में शुरू हो जाता है। अब देखो प्रोटीन आपको पता है कहाँ बनता है, प्रोटीन कहाँ बनता है बच्चों बताओ, राइबोसोम में। तो ये जो प्रोटीन इसके पास आ रहा है, जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा होगा, राइबोसोम से। कौन से राइबोसोम से आता है, जो राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो आरईआर से, ये देखो ये पूछा भी जाता है सीक्वेंस क्या है, आरईआर से यहाँ पे आया और इसमें फ्यूज कर गया। गोल्जी अपरेटस इस तरीके से स्टैक्ड रहता है, एक के पास एक। ठीक है, तो ये एंड कॉन्सेंट्रिक टू द न्यूक्लियस, समझते हो ना, सबने मैथ्स पढ़ी है। कॉन्सेंट्रिक का क्या मतलब होता है कि एक सर्कल है, उसके चारों तरफ अगर चीज ऐसे ऐसे हो रही है तो कॉन्सेंट्रिक, यानी जहां भी न्यूक्लियस है गोल्जी उसके कॉन्सेंट्रिक ऐसे स्टैक्ड रहेगा। समझ रहे हो, सिस्टर ने एक, सिस्टर ने दो, इसमें भी सिस्टर ने होते हैं, ये इसके सिस्टर ने। अब जब यहाँ पर एक वेसिकल जब आएगा, कहां से आएगा, आरईआर से, और उसने कैरी क्या किया होगा, आरईआर भी जो बनता है। ठीक है, आरईआर में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, सबको पता है ना। आरईआर इज इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, एंड सॉफ्ट वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस। लिख लो इसको, सॉफ्ट वाला जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें लिपिड बनता है, लिपिड हार्मोन जिसको स्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे जो टेस्टिस होते हैं, ओवम होते हैं, उनके अंदर, उनकी सेल्स के अंदर आरईआर के मुकाबले एसईआर ज्यादा होता है, क्योंकि स्मूथ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन वो हार्मोन होते हैं प्रोटीनेशियस, लेकिन ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो लिपिड के बने होते हैं, उन्हें हम स्टेरॉइड कहते हैं। क्लियर पॉइंट, आरईआर प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, वो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि वो रफ है, इसीलिए रफ है क्योंकि उसके ऊपर चिपका हुआ है क्या, राइबोसोम। तो उसको रफ दे देगा ना टेक्सचर, तो वो क्या बनाएगा, राइबोसोम में तो प्रोटीन बनाएगा, ऐसे याद कर लो इसको। और जो दूसरा है वो क्या बनाता है फिर, हार्मोन। हार्मोन कौन सा बनाता है, हार्मोन की कैटेगरीज होती है अलग अलग, ये प्रोटीन बेस्ड हार्मोन होते हैं, लेकिन ये बनाता है लिपिड बेस्ड हार्मोन, जिसको हम स्टेरॉइड कहते हैं। आप दवाइयां लिपिड में मिली थी, एसईआर। ठीक है, स्मूथ वाला जो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, हार्मोन। ठीक है, लिपिड, अगर लिपिड आ जाए वो भी ठीक है, हार्मोन आ जाए वो भी ठीक है, स्टेरॉइड आ जाए वो भी ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसने देखो आरईआर ने, आरईआर क्या देगा, वो जब वेसिकल देगा तो उसमें क्या भरा होगा, प्रोटीन, तो वो यहाँ पे इसमें फ्यूज कर जाएगा। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि गोल्जी अपरेटस के, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के किस हिस्से में जो है वेसिकल आके फ्यूज करता है। तो वो हिस्सा है ये वाला, कौन सा है, सिस, और ये वाला कौन सा है, ट्रांस। इजी है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ट्रांस है, और जहां रिसीव कर रहा है वो सिस है, वहां फ्यूज करेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वेदर द सिस एंड ट्रांस आर ऑन द सेम साइड और वेदर दे आर इंटरकनेक्टेड और नॉट। क्या मैंने बोला समझो, कि अब बताओ क्या ये सेम साइड पे है, नहीं, अलग अलग है, तो आप क्या ऑप्ट करोगे कि अदर अदर साइड पे। क्या ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे, सेम साइड नॉट कनेक्टेड, ठीक है, अदर साइड्स इंटरकनेक्टेड। आपको चूज करना है कि सेम साइड नहीं, द अदर साइड बट इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड मतलब ये कंटिन्यूएशन में है ना। हाँ, जैसे ही यहाँ पे मिल जाता है तो जो जो उसकी सिस साइड होती है वो उसका मॉडिफिकेशन कर देती है, जो मैंने मॉडिफिकेशन बताया आपको, वो मॉडिफिकेशन सिस में हो जाती है। ये भी एमसीक्यू में आएगा, अभी आज जो मैं एमसीक्यू आपको दिखाऊंगा उसमें होगा। तो जो इसकी गोल्जी की सिस साइड है, जैसे ही वो रिसीव करता है वो वेसिकल वहां देखो, मेम्ब्रेन क्राउड स्ट्रक्चर्स तो बहुत ऐसे हैं, लेकिन सबको वेसिकल नहीं कहते।
वेसिकल कहने के पीछे रीजन क्या है ये समझो। ठीक है, आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी वेसिकल बोल सकते हैं, हम वैक्यूल को भी वेसिकल बोल सकते हैं, लेकिन वैक्यूल को तो हम वेसिकल नहीं बोलते, है ना। लाइसोसोम इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेसिकल, समझ में आया। लाइसोसोम जो सोसाइटल बैग एंड दीज आर आल्सो वेसिकल्स। वेसिकल्स हम क्यों बोलते हैं लिंक जोन से, those membrane bound structures that fuse with other organs, समझ में आया, that go and fuse with other organs, कि मैं एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हूं और मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं और दूसरे के साथ फ्यूज कर जा रहा हूं, वो वेसिकल है। क्लियर हो गया एकदम, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके रखो, वो वेसिकल है। यही कारण है कि हम वैक्यूल को वेसिकल नहीं बोल रहे, क्योंकि वैक्यूल कभी किसी और के साथ फ्यूज नहीं करता है। फ्यूज करता है लाइसोसोम, लाइसोसोम जाता है कभी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज कर जाता है, कभी किसी के साथ, उसको फ्यूज करना पड़ता है, उसके पीछे रीजन है वो भी बताऊंगा। ठीक है, उसको फ्यूज, वो फ्यूज कर जाता है। वेसिकल्स क्यों फ्यूज कर रहे हैं, जो जिन्हें हम नॉर्मली वेसिकल ही कहते हैं, ये क्यों फ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम ट्रांसपोर्ट का है, तो दूसरे को देंगे कैसे, फ्यूज करके। समझ में आया, फ्यूज करके देंगे। जो हमें सेल को, जैसे हमें हमें जैसे मान लो सिलेंडर है और हमें अपने फ्यूल देना है एयरक्राफ्ट में, तो उस सिलेंडर को कनेक्ट कर दिया जाता है, समझ रहे हो ना, तभी तो उसमें से गैस को पास करेगा, कनेक्ट नहीं करोगे जब तक कैसे करेगा। ठीक है, हाँ क्या क्या बोलो, कोई कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी के मन में कोई भी अगर तुम्हारे को डाउट है तो वो अभी क्लियर कर दो। ठीक है, तो वेसिकल वो होता है जो कि जब कैरी करता है किसी सब्सटेंस को, उसको ले जाके दूसरी जगह फ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आरईआर से जब वेसिकल आया तो वो सिस साइड पे गोल्जी को फ्यूज कर दिया। ठीक है, अब गोल्जी के अंदर जब वो गया तो उसने ये मॉडिफिकेशन कर दी उसके अंदर कि अगर वो लिपिड है तो उसमें ग्लाइकन जोड़ दिया, अगर वो प्रोटीन है तो उसमें भी ग्लाइकन जोड़ दिया। एक को हम कह रहे हैं ग्लाइकोसाइलेशन, दूसरे को हम कह रहे हैं ग्लाइकोसाइडेशन। क्लियर, उसके बाद जब उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, नाउ अब क्या काम है, अब है पैकेजिंग करना। तो पैकेजिंग कब होती है, जैसे जैसे वो नीचे आता है ट्रांस साइड पे उसकी पैकेजिंग होती है और फिर वो उसको पैक करके वेसिकल के तौर पे ऐसे छोड़ देता है। देखो ये जो चीजें अपनी जगह पे रहती है, कहीं जाती नहीं। ठीक है, गोल्जी कहीं नहीं जाता, ईआर कहीं नहीं जाता, तो ये क्या करेगा, जब इसका काम हो जाएगा, प्रोटीन बन गया, ऐसे उसको वेसिकल में करके दे देगा। समझ में आया, क्योंकि उसका काम हो गया, जैसे बंदरगाह पे हम जहाज को छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर वो जाता है, काम हो गया। ठीक है, अब उसे जहां ले जाना होगा वो वहां ले जाएगा। ठीक है, अगर उसको सेल मेम्ब्रेन पे ले जाना है तो सेल मेम्ब्रेन में ले जाएगा। दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहते हैं, लिख लो। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, अगर मेम्ब्रेन के अंदर अंदर ही कहीं ले जाना है वहां पे भी, और इंटरसेलुलर भी कहते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब कि ले जाके मेम्ब्रेन को दे दिया, बिल्कुल बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन को, और फिर उसने बाहर निकाल के किसी और को दे दिया, ये वाला ट्रांसपोर्ट भी होता है। अभी ह्यूमन से बताता हूँ, इम्यूनोलॉजी में मैंने पढ़ा था कि जब हमको हमारी सेल में, देखो बड़े इंटरेस्टिंग चीज तुमको भी बताता हूँ, मजा आएगा तुमको। जब इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, जब हमारे अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, तो वो बैक्टीरिया जब हमारी सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो हमारी सेल तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, भाई ये फॉरेन सब्सटेंस है। अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेगी फिर तो हमारी बैंडी बच जाएगी, क्योंकि वो फिर अपना मन चाहा कुछ भी करे। बट सेल हमारी उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो हमारी सेल होती है, ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब वो आ जाता है, जैसे ये वायरस है, मान लो ये वायरस आ गया, ठीक है, ये वायरस सेल के अंदर आ गया, सेल ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अगर, तो सेल के पास भी वैक्यूल होता है, लाइसोसोम है जैसे मान लो, तो उसको लाइसोसोम में दे दिया, लाइसोसोम ने इसे हाइड्रोलाइज कर दिया। क्या है, इसके पास प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल है, दोनों को हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम्स के पास है। जब ये हाइड्रोलाइज इसको कर लेता है लाइसोसोम, तो फिर देखो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जाता है फिर ऐसे माइग्रेट करके, मैंने क्या बोला, लाइसोसोम भी एक वेसिकल है, जाता है मेम्ब्रेन पे। अब तो वो तो चलो मुझे तुम बताओ, जब काम हो गया तो वो सेल मेम्ब्रेन पे क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, हाँ, एक्सक्रीशन के लिए। क्यों करना है एक्सक्रीशन, अब मुझे क्या बताओ, मैंने ये दीवार तोड़ दी, मुझे ईंटें मिल गई, अब वो ईंटों का इस्तेमाल मैं किसी और चीज में कर सकता हूँ। तो वायरस क्या है, डीएनए एंड प्रोटीन या आरएनए प्रोटीन, डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसके साथ प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमीनो एसिड मिलेगा, सारे अमीनो एसिड हमें चाहिए। डीएनए को तोड़ोगे तो तुमको बेसेस मिल जाएंगे, बेसेस तुमको चाहिए, एटीजीसी। तो वो क्यों, जैसे आप जो कह रहे हो, बहुत अच्छा पॉइंट है इसका, कि एक्सक्रिएट करने की उसे कोई जरूरत नहीं है एक्सक्रीशन करने की। वंस यू हैव ब्रोकन डाउन योर एनिमी, तो आप उसके कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हो।
क्योंकि कोई फर्क नहीं होता मेरे अंदर जो एडेनाइन है और जो एक वायरस के अंदर इज द सेम। हाँ बताओ। फिर ऐसे अब मान लो हमारा वायरस अंदर घुस गया, तो जो लाइसोसोम है, मान लो एक पर्टिकुलर सेल्स को पहले वायरस अटैक तो करेगा, हाँ। तो उसे सेल नष्ट कर देगा, तो नहीं बस्ट नहीं किया ना यहाँ पे, सेल की जो मशीनरी है डिफेंस उसने उसको टेक केयर कर दिया। सेल हमेशा अगर बस्ट हो जाएगी तो सेल बस्ट भी होती है, जैसे हमारे को सूंघने को नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, यानी कि एपिथेलिया उसने डैमेज कर दिया। लेकिन मैं वो केस बता रहा हूँ जहाँ पे सेल ने हमारी टेकल कर लिया उसको। हमारी सेल कई सारे, देखो एक बात ध्यान रखना, हम रोजाना नए नए वायरसेस से एक्सपोज होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर टेकन केयर बाय द सेल। ये कुछ ऐसे होते हैं कि जो उन्हें नहीं पता, जिसके बारे में नया है वो पहचान ही नहीं पाए कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है। इन केस ऑफ कोविड-19, क्यों कोविड ने हमारी लगाई तनका, क्योंकि कोविड हमारा बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल माना ही नहीं। और जब माना, जब उसने लंका लगा दी कि हाँ ये तो लग रहा है फॉरेन है, ये तो पूरा डैमेज कर रहा है, स्टार्टिंग माना ही नहीं। ये मैंने पढ़ाया था बच्चों को पहले भी, एस1 रिसेप्टर पढ़ा करो चीजों को, ये अखबारों में आती। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप कहोगे हमारे सिलेबस में नहीं, हम क्यों पढ़े। भाई जितना अखबार में आ रहा है उतना तो पढ़ो। अगर अखबार में आ रहा है, नहीं कॉमन मैन के लिए आ रहा है ना, वो उसके लिए भी आ रहा है जो 8 साइड से पढ़ा है। नॉलेज थोड़ा बहुत रखा करो, क्योंकि अखबार में वो वही चीज लाते हैं जो कि तुम सीख सकते हो। आज एक कॉमन मैन को भी पता है जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है कि कोविड ने हमें कैसे अटैक किया। कभी भी ध्यान रखना, जो सल्तनतें गिरी हैं आज तक, या किसी देश पे अगर किसी का कब्जा हुआ है, तो वो किसी अपने ने जब धोखा दिया है तभी हुआ। समझ में आया। बड़े बड़े राजा महाराजा, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि सबका अपना एक डिफेंस होता है, तुम टाइप का होता है, सब रखते हैं। कोई अपना किला जो है ऊंचाई पे बनाते हैं। ऊंचाई पे बनाने से ये फायदा हो जाता है कि अगर बहुत मजबूत सेना भी आ जाएगी ना, तो तुम उसको भारी ही पड़ोगे, क्योंकि तुम साले के सर पे बैठे हो, है ना। मार पत्थर साले के, मार ईटा भगा दे, है ना। तुम तो ऊपर बैठे हुए हो, तो तुम्हें तो गोली भी मारने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े पत्थर फेंक दो, उसी में दब के मर जाएंगे। तो जो हाइट पे रहता है ना, वो एज रहती है उसकी हमेशा, क्योंकि जो चढ़ा है बेचारा ऐसी, समझ गए। तो उसको कौन हराएगा फिर, जब जो जो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारे को घात करता है, वो उसे बताएगा कि यहाँ से मत आओ, यहाँ से आओ। समझ रहे हो, ऐसे आओ, समझे। जैसे विभीषण ने लंका ढाई, तो उसी तरीके से जब कोविड-19 आया, तो उसका दोस्ती किससे हुआ, एस1 रिसेप्टर से। यानी कि हमारी जो सरफेस होती है, इस पे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आपने डब्ल्यूबीसी पे पढ़ा है, वो आरबीसी पे पढ़ा है, आरबीसी पे रिसेप्टर होते हैं। हमने एंटीजन भी पढ़ा है, वो क्या है, सरफेस शुगर है। तो यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर। अब कोई बहरूपी, कोई बाहर से हमारे पास आएगा अगर, तो क्या वो इसको अपना दोस्त मानेगा या वो उसे दुश्मन मानेगा, वो डिपेंड करता है कि वो उसको क्या मानता है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो कोविड-19 आया, जिसको इस सेल को दुश्मन मानना चाहिए था और तुरंत सबको आगाह कर देना चाहिए था, वो उससे दोस्ती कर ली। समझ में आया, वो इससे दोस्ती कर लिया। ये कोविड आया, कोविड से दोस्ती कर लिया। अगर सेल का रिसेप्टर आपका दोस्त है, वो आपको अलाउ कर देगा अंदर जाने के लिए, वो उसको अंदर भेज देगा। अंदर जाने के बाद जब उसने सेल के मशीनरी को हाईजैक किया, जब उसने सेल को मारना शुरू करा, तो कुछ दिन बाद सेल, हमारे बॉडी को पता चला कि भैया अटैक हो गया। समझ में आया। इसीलिए आप देखते थे कि कोविड ने हमें बहुत नुकसान कर दिया। अदरवाइज जब कोई वायरस आता है, तो हमारी बॉडी स्टार्टिंग से ही उसको टेक केयर करना शुरू कर देती है, तो हमें पता भी नहीं चलता। कई बार तो आप बीमार हुए, आप ठीक भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला। आपको पता तब चलता है जब बीमारी का कोई सिम्टम आता है। सिम्टम तब आता है जब हमारे रिस्पॉन्स में कोई डिले होती है, अदरवाइज सिम्टम आएगा ही। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे आप समझ गए, ये रिसेप्टर था। अभी जो मैंने एक चीज बताया, उसका आंसर ये है कि वो मेम्ब्रेन पे इसलिए जा रहा है क्योंकि वो उसको रिसेप्टर के थ्रू एक्सपोज करना चाहता है। समझ में आया। अब जैसे मान लो कि बहुत सारी सेल्स हैं, देखो अब सेल के आपस में कम्युनिकेट करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे प्लांट में आप देखोगे, प्लांट जनरली कैसे कम्युनिकेट करती है। देखो जैसे बहुत सारी सेल्स हैं प्लांट में, बहुत सारी सेल्स हैं। एक सेल यहाँ पे, ठीक है, मेरे पीछे भी बहुत सारी सेल, तुम भी सेल्स हो मान लो प्लांट, और मैं यहाँ पे हूँ, और कीड़ा यहीं से आया है। समझ में आया। तो प्लांट सेल क्या करती है, प्लांट सेल आयंस के रूप में कम्युनिकेट करती है। मैं क्या करूंगा, जैसे कीड़ा मेरे में आ जाएगा, चाहे वो मुझे मार दे या मैं उसे मार दूं, लेकिन मैं तुरंत आयंस छोड़ दूंगा। समझ में आया। वो आयंस क्या होंगे, वो एक मैसेज होंगे, बाकी सेल्स को पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, वो चलो भाई करो करो करो। तो वो क्या करते हैं, या तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाएंगे, वो किल कर देती है उनको, या वो अपनी मेम्ब्रेन के अंदर जो छेद होते हैं उनको भरने लगेंगे।
सुब्रिन डिपोजिशन पढ़ा है, सुब्रिन डिपोजिशन। प्लांट के में क्यूटिकल होती है, पढ़ा है, क्यूटिकल को थिक करने लगेंगे। समझ में आया? यानी कि वो जो उनसे हो सकता है वो करेंगे। समझ में आया? अब ये कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, जब इसने वायरस को तोड़ ताड़ दिया, मार दिया, अब उस वायरस के कुछ हिस्से को ये ले जाके यहाँ पे एक्सपोज कर देगा। समझ में आया? एक्सपोज कर देगा बाहर ले जाके। जैसे मैंने दुश्मन पकड़ लिया तो मैंने ऐसे छप्पे ले आके टांग दिया उसको, पड़ोसी पड़ोसी सबको दिख गया, उनकी बाप रे बाप आतंकवादी है ना। तो अगर उनके पास पर्याप्त चीज नहीं भी है तो अब वो अपने घर में रख लेंगे, भैया गन रख लो सुविधा को। देखो नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है, सबके घर में जाके अरे भाई आतंकवादी आया था भाई हमारे घर में, फिर दूसरे के घर में ठक ठक ठक। तो वो कम्युनिकेशन कितना स्लो है ना। तो ये क्या करती है हमारी सेल, एक्सपोज। समझ में आया? जब एक्सपोज कर दिया तो सबको पता चल गया, तो सब उस एक्सपोजर के रिस्पॉन्स में सारे अपने अपना काम करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वेसिकल। तो जब यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, फिर ये वेसिकल जब यहाँ बन जाएगा तो ये वेसिकल फिर उसको ले जाएगा जहां भी ले जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ले जाना हो सकता है, उसको हो सकता है कि सेल में ले जाना है या सीधा मेम्ब्रेन पे ले जाना है तो मेम्ब्रेन पे ले जाएगा, वहां ले जाके मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। समझ में आया? ये अगर ये वेसिकल ऐसा है कि जो कि ना तो कोई प्रोटीन कैरी कर रहा है ना कोई लिपिड कैरी कर रहा है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, तो वो लाइसोसोम। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब मैं आगे चलता हूँ इसमें। लाइसोसोम में क्या मैंने बताया, प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर केवल एंजाइम, क्लियर। सेकेंडरी लाइसोसोम जिसके अंदर एंजाइम है और अभी उसके पास सबस्ट्रेट आ गया, यानी कि जिस चीजों को डाइजेस्ट करना है वो आ गया, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम हम तब कहते हैं, टर्सरी, या फिर उसको हम ये भी कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। टर्सरी अब देखो उसको क्यों कहते हैं। अब जब देखो एक ही जगह है, उसमें आप क्या कर रहे हो, चीजों को डाइजेस्ट करते जा रहे हो, डाइजेस्ट करते जा रहे हो, डाइजेस्ट करते जा रहे हो, है ना। कीप ऑन डाइजेस्टिंग, कीप ऑन डाइजेस्टिंग, है ना। एक ही ऑर्गेनल में, लाइसोसोम में क्या होगा, आ गया इसको निकाल दो, फिर अभी बंद कर दिया। अच्छा इसमें तो है ये, अच्छा बाहर आ रहा है पानी, तो ये ना डूब गया होगा इसके अंदर, इसको बाहर से निकालो, अब नहीं आएगा मतलब। ठीक है, अब देखो जब क्या होगा, लाइसोसोम क्या कर रहा है, अब वो चीजों को डाइजेस्ट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। उसके पास एंजाइम है, एंजाइम की मदद से वो डाइजेस्ट करते जा रहा है। तो क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैंने कहा प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर लेगा, लिपिड को भी डाइजेस्ट कर लेगा, न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन ऐसी भी चीजें आ सकती हैं जिसको वो फेल हो जाए डाइजेस्ट करने में। तो ओवर द टाइम, जैसे देखो हमारी बॉडी भी डाइजेस्ट करती है, लेकिन बॉडी करते हैं ना, तो यानी कि चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ही अच्छा किसी का हो, हर बंदा चाहे कितना भी हेल्दी हो, हल्का जरूर, समझते हो ना। यानी कि डाइजेशन जहां होता है वहां पे इनडाइजेशन भी हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ फ्लैक्शन। तो इनडाइजेस्टिव पार्ट जब इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, बहुत सारा ओवर द टाइम इनडाइजेस्टेड पार्ट इकट्ठा होने लगेगा, और वो उसका जब इकट्ठा होने लगेगा तो वो दिखने लगेगा अलग। ठीक है, तो इस केस में हम इसको टर्सरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। समझ में आ गया? तीन तरह के लाइसोसोम हो गए, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम। अब आ जाते हैं चौथा लाइसोसोम जिसको हम ऑटोफैगोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोफैगोसोम। ये शो करता है ऑटोफैगी। अब मुझे बताओ ऑटोफैगी क्या होती है। हाँ, इसको पता है। लाइसोसोम का काम है कि केवल अनवांटेड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना या फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करना। लेकिन अगर लाइसोसोम अपने ही जरूरी सामान को डाइजेस्ट करने लग जाए घूम घूम के, समझ में आया, जो काम की चीजें हैं, तो उसको फिर हम ऑटोफैगोसोम बोल देते हैं। ठीक है, इसके और भी नाम है, अभी लिखवाऊंगा अलग से मैं। अभी जहां भी नोट्स लिख रहे हो ना, आधा आधा पेज छोड़ के रखना सब में, ईआर में भी, वैक्यूआर में भी। ठीक है, क्योंकि अभी जब एमसीक्यू लिखाऊंगा तो उसमें नई कुछ नई चीजें भी लिखवाऊंगा जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ लाइसोसोम में चौथा लाइसोसोम कौन सा है, जो ऑटोफैगोसोम है। ऑटोफैगोसोम, फैगोसोम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने अंदर ला के उसको डाइजेस्ट करता है। ऑटो मतलब अपने ही चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है,
चलो ये हो गया लाइसोसोम का, सबको समझ में आ गया लाइसोसोम का, सुसाइडल बैंक। अच्छा हाँ, लाइसोसोम से रिलेटेड कुछ चीजें और बता देता हूँ। लाइसोसोम जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो वो की थी किसने? क्रिश्चियन डी डीवो। ठीक है, ये डीवो है कि क्या है, एक बार देख लेना, क्रिश्चियन डी डीवो। ठीक है, तो इन्होंने लाइसोसोम कैसे वो करी, ये काम करते थे लीवर पे। किस पे काम करते थे? लीवर पे। तो जब ये लीवर पे काम कर रहे थे, लीवर की सेल्स ऐसे होती है देखो, हेक्सागोनल, सबने पढ़ा है ये। हिपेटोसाइट कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट। तो ये जो साइंटिस्ट थे, बेल्जियन साइंटिस्ट थे, बेल्जियन, सारी चीजें लिख दी हैं आपको, ठीक है। बेल्जियन साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन डी डीवो ही नाम है शायद, एक बार चेक कर लेना बस, डूवू ऐसा है, डूवू, डीवू। ठीक है, देख लेना। तो ये क्या कर रहे थे, इनको लाइसोसोम में ढूंढना था। ये यूज्ड टू वर्क ऑन लीवर, लीवर ह्यूमंस में लीवर को ये स्टडी। तो इन्होंने देखा ये, अब लीवर की सेल्स को एक बहुत ही बढ़िया माइक्रोस्कोप से अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसका स्टडी। लीवर की सेल्स इस तरीके से होती है, एक सेल दूसरी सेल से ऐसे चिपकी रहती है, समझ में आया? तो जब एक सेल की ये मेम्ब्रेन है, दूसरी सेल की ये मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या कह देंगे, बीच में जो बन रहा है कैनाल, क्या कह देंगे? कैनाल। और कैनाल, जैसे हम किसी भी चीज से संबंधित जो चीज होती है उसको एक नाम देते हैं, जैसे दिल्ली वाला डेलाइट, इंडिया वाला इंडियन, लंग से रिलेटेड पल्मोनरी, ऑकुलर, नेजल, है ना। जो हमारे लीवर से संबंधित चीज होती है कैनाल से, उसको कहते हैं कैनालिकुलर। क्या बोलते हैं? कैनालिकुलर। अब ये इनको पता था कि यहाँ आसपास जो चीजें पाई जाती हैं वो कैनालिकुलर होती है, वो उनको स्टडी करते थे। तो उनको देखा, उन्होंने देखा ऐसे गोल गोल बहुत डेंस बॉडीज हैं यहाँ पे। क्या क्या है? गोल गोल डेंस बॉडीज हैं, वो उनको माइक्रोस्कोप में नजर आई। ये सारी चीजें माइक्रोस्कोप में ढूंढी गई है, बता, ये उन लोगों को मिली है जो चीजों को ऑब्जर्व करते थे माइक्रोस्कोप में। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, वो सिर्फ इसीलिए बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज किया। वो सारा मेहनत किसका है? फिजिक्स का। फिजिक्स जो है नए नए वर्जन लेके आए माइक्रोस्कोप के, उसको जब बायोलॉजिस्ट ने यूज किया उन्होंने बड़ी बड़ी डिस्कवरी की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ चीज मुझे दिख रही है, और देखो माइक्रोस्कोप कैसे दिखाता है, वो डेंसिटी ग्रेडियंट दिखाता है। पहले वाले, अभी वाले तो बहुत कुछ दिखाते हैं, बस ये दिखता था कि ये चीजें ज्यादा स्टेन कर रही है कम, तो उससे दिख जाती थी चीज। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एक डार्क दिख रही है, ये लाइट दिख रही है। उन्होंने देखा कुछ कुछ डार्क पैचेस दिख रहे हैं मुझे गोल गोल, समझ में आया? तो उन्होंने इसे नाम क्या दिया, क्योंकि ये पेरीफेरी पे दिख रहे हैं कैनाल के, पेरी कैनालिकुलर डेंस बॉडीज। क्लियर? तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? उनको क्या पता लाइसोसोम, वो तो बाद में नाम दिया गया, उनको नहीं पता था कुछ भी था। उन्होंने कहा था बस मुझे कुछ मिला है, ठीक है, द बेल्जियन साइंटिस्ट, उन्होंने उसका नाम उसी पे रख दिया। कहाँ मिला मुझे? कैनाल के करीब पे, तो पेरी कैनालिकुलर डेंस बॉडीज। ठीक है, ये बस इसको और आप लिख लो, ठीक है, पेरी कैनालिकुलर डेंस बॉडीज। जो सेल को ब्रश भी तो करता है, ब्रश किस केस में करता है? हाँ, ये करता है। जैसे सेल हमारे काम की नहीं है, जब जिसको हम वो कहते हैं, जैसे एप्टोसिस या फिर सेनिसेंस, प्लांट के अंदर सेनिसेंस होती है, हमारी बॉडी में भी सेल कई बार अपने आप को मारती है। जैसे कि मान लो कि कैंसर हो गया, तो सेल हो सकता है कि अपने आप को मारना चाहे कि अगर मैं मर जाऊंगी तो कैंसर भी खत्म हो जाएगा। उस केस में सेल ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेगी जो उसको आत्महत्या करने में यूज में फायदेमंद है। तो लाइसोसोम का सहारा वो ले सकती है। लाइसोसोम के पास एंजाइम होते हैं, कहेगा ये ले, खत्म, सब खत्म। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे प्लांट में भी देखा गया है कि सेनिसेंस जैसे होता है, तो उसमें लाइसोसोम का भी दिखाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत रिच होता है एंजाइम्स, उसके पास बहुत एसिड होता है, एसिडिक होता है, ये ध्यान रखना। वैक्यूल हो गया चाहे लाइसोसोम हो गया, देखो हमारी सेल का पीएच तो देखो जैसे ऑर्गेनल है सेल के अंदर तरह तरह, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसका पीएच बहुत ज्यादा नहीं रह सकते, इट इज नियर न्यूट्रल। समझ में आया? न्यूट्रल होता है। लेकिन सेल के बाहर जो एपोप्लास्ट है, इंट्रासेलुलर रीजन है, उसका पीएच भी एसिडिक होता है 5 के अराउंड, और सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो भी एसिडिक पीएच होते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? तो ये भी पूछा जाता है, पीएच 5 लिख लो।
पीएच 5, एसिडिक पीएच, वैक्यूल का पीएच या लाइसोसोम का पीएच, ऐसे पूछ लेते हैं कि लाइसोसोम में जो एंजाइम्स है वो कौन से पीएच पे, अगर लिख देगा, अगर वो दे देगा अल्कलाइन एंजाइम, नहीं, अल्कलाइन एंजाइम नहीं है। अल्कलाइन एंजाइम वो होते हैं जो कि अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। समझते हो ना अल्कलाइन पीएच क्या होता है? अल्कलाइनिटी समझते हो ना, बेस होता है। तो ये बेसिक नहीं है, ये एसिड पे काम करता है। लिख लिया? अब देखो थोड़ा सा ईआर का थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अरे इसको चला दो यार, गर्मी लग रही है। ईआर जो डिस्कवरी किया था उसमें आपको नाम याद करना है पोर्टर का एंड थॉमसन। इसमें ये देख लो पी लगा हुआ है। एक दूसरे थॉमसन भी है, जे थॉमसन, वो ये नहीं है, ठीक है। थॉमसन, थॉमसन के बारे में जानकारी जल्दी किताबों में मिलती नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। इवन विकिपीडिया वगैरह में भी कोई इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। किसी बुक में आपको मिल सकती है, किसी अच्छे ऑथर की, किसी साइंटिस्ट की। थॉमसन, इनके बारे में जानकारी है। पॉटर, पॉटर बहुत बड़े जो है सेल बायोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े सेल बायोलॉजिस्ट। ये इतने बड़े सेल बायोलॉजिस्ट हैं कि कई लोग इनको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी रिगार्ड करते हैं। हालांकि इनको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। अदरवाइज हम जिन लोगों को भी फादर मानते हैं किसी भी ब्रांच के साइंस का, अधिकतर वो लोग हैं जो नोबेल प्राइज विनर है ना। बट यहाँ पे इनको कोई नोबेल प्राइज विनर नहीं है, लेकिन पोर्टर को शायद के आर पोर्टर ऐसे कुछ नाम, इनको सेल बायोलॉजी का फादर माना जाता है। ये एक कैनेडियन, इनके पास दोहरी वो थी नागरिकता। साइंटिस्टों के पास, बहुतों के पास दोहरी नागरिकता रही है, समझ गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी दोहरी नागरिकता थी, क्योंकि जब बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट करना चाहती है, उनको ऑफर देती है कि आप हमारे साथ हो, ठीक है। तो कई कंट्रीज में दोहरी नागरिकता भी अलाउड होती है कि आप यहाँ के भी सिटीजन हो, वहाँ के भी। तो ये भी कैनेडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, सेल बायोलॉजिस्ट, ठीक है। और इन्होंने जो है इसको खोजा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंड दोनों का नाम एक साथ आ रहा है, लेकिन एक साथ काम नहीं करते थे। एक साथ इसलिए आ रहा है कि दोनों ने ही इंडिपेंडेंटली ईआर की खोज करी थी 1945 में। सेम ही ईयर है, इसलिए हम किसी एक को श्रेणी नहीं दे सकते। समझ में आया? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली दोनों ने काम किया था। पोर्टर का अपना ग्रुप था पूरा अलग से, ठीक है। पोर्टर, क्लॉड, एक साइंटिस्ट थे इनके साथ क्लॉड, लेकिन किताबों में उनका नाम दिया नहीं जाता, तो आपको भी याद नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी आपको पता है, थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए आर में और एस में, ठीक है। एक डिफरेंस आपको पता ही है, वहाँ राइबोसोम है, यहाँ पे राइबोसोम नहीं है। हाँ, थॉमसन, थॉमसन ने भी ईआर रिपोर्ट किया था। हाँ, दोनों का 1945 इंडिपेंडेंटली। बट जैसे कि मैं कहीं और काम करता हूँ किसी देश में, वो कहीं और काम करता है, लेकिन दोनों ने ही अलग अलग जर्नल्स में 1945 में छाप दिया, तो दोनों को ही श्रेय देना पड़ता है, ठीक है। ऐसी और भी बहुत डिस्कवरी हुई है जो कि एक सेम टाइम पे हुई, वो अलग अलग। आप पढ़ते हो ना कई बार, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ही ले लो, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो डार्विन ने भी दिया है और वेलेस ने भी दिया, रसल वेलेस। लेकिन रसल वेलेस का नाम नहीं आता जल्दी, जबकि छापा पहले वेलेस नहीं है। अगर मैं कोई रिसर्च करूं और मैं उसको ना छापूं तो उसका श्रेय मुझे नहीं जा सकता, लेकिन रसल ने जब किया छाप दिया। पता है क्यों? रसल करेजियस था। रसल सोचता था मुझे चाहे फांसी में चढ़ा दो, लेकिन मैं अपनी खोज बताऊंगा। डार्विन डरते थे, डार्विन ने पहले ही खोज लिया था, लेकिन डार्विन को ये पता था कि मेरा भी वही हाल हो जाएगा जैसे कोपरनिकस का हुआ। कोई भी चीज आप चैलेंज करोगे, समझ में आया, जो कि लोगों की धार्मिक सोच के खिलाफ है, तो लोग, ये धार्मिक जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, समझ लो। या तो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं या तो बहुत चालाक होते हैं। कोई भी नेता धार्मिक नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आम जनता धार्मिक होती है, लेकिन जब वो एक्सट्रीमिस्ट होती है तो बेवकूफ होती है। तो ऐसा इतिहास में देखा गया है, जब वैज्ञानिकों ने कोई तथ्य बताया है, लेकिन वो तथ्य जब धार्मिक सोच के खिलाफ हुआ है। जैसे पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, सूरज चक्कर लगाता है। कोपरनिकस जो कि एक फिलोसोफर थे, उन्होंने जब ये चीज दुनिया को बताई कि भाई सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं इंक्लूडिंग द अर्थ, तो उस समय जो धर्म के जो बड़े बड़े लोग थे उनको बुरा लग गया कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है। हम तो कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र है,
है ना, हम सबसे ऊपर है ब्रह्मांड में। तो उन्होंने कोपरनिकस को जेल में डाल दिया, फिर कोपरनिकस डाइड देयर, होल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। समझ में आया? तो डार्विन डरते थे, डार्विन सोचते थे अगर मैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दूंगा कि जो लाइफ आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है और ये इवॉल्व करती है अपने हिसाब से, और उनका मानना था कोई भगवान नहीं देखता इस चीज को, ये हम इवॉल्व करके अपने वातावरण में। तो वो डर गए, उनको लगा मुझे फांसी दे देंगे, मेरी सारी सुविधाएं चली जाएंगी, मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। रसल यंग लड़का, वो डरता नहीं था, उसको ये था कर लेंगे फाड़ लेंगे तो फाड़ लेंगे, लेकिन उसको ये पता था कि मैं फेमस होके मरूंगा। रसल ने जैसे ही डार्विन को कम्युनिकेट किया, क्योंकि वो उसके गुरु थे, कि सर मुझे बहुत बड़ी खोज मेरे हाथ में, समझ में आया? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद एविडेंस सारा दे दिया, जैसे ही डार्विन ने देखा वो घबरा गया। अब जो व्यक्ति चीज को छुपाए बैठा था, आज उसको इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि ये तो मेरी खोज है, अगर ये छाप देगा तो मुझे कौन पूछेगा। समझ में आया? फिर डार्विन ने छाप दिया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रसल मेड डार्विन टू पब्लिश हिज, रसल ने उनके ऊपर एक तरीके से दबाव बना दिया कि आप नहीं तो मैं अपने नाम से छापूंगा। फिर डार्विन ने छापा, कुछ नहीं हुआ, हवा खा डर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जमाना बदल रहा है भाई, हंगामा हुआ लेकिन हुआ कुछ नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ा अल्टीमेटली लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं। अब देखो यहाँ पे आपको फर्क पता है राइबोसोम का, ठीक है? अब थोड़ा सा ये देखो, इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम है, लेकिन वो 70S राइबोसोम। ठीक है, ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये सब एमसीक्यू में आएगी। 70S राइबोसोम है, यानी कि वो इससे हल्का, क्या है, हल्का है 70S। 80S यानी ज्यादा उसको फोर्स चाहिए, सेडिमेंटेशन का फोर्स होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। कोई चीज भारी होती है तो उसकी एस वैल्यू ज्यादा होगी, जो चीज हल्की होगी उसकी कम। भारी वाली चीज जल्दी नीचे आएगी जब सेंट्रीफ्यूज करोगे, जैसा सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सबसे पहले 80S वाला नीचे आएगा, वो बड़ा है। ठीक है, तो 80S होता है इसमें, ठीक है, और 70S बाकी ऑर्गेनेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में या उसमें। और ये 80S राइबोसोम देखो, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, जो इसकी सतह है वो है सिस्टर्ने, ठीक है, और इसके अंदर गोल गोल वेसिकल्स होते हैं। ER में तीन चीजें होती हैं, गोल्जी में भी तीन चीजें होती हैं, ठीक है, सिस्टर्ने, वेसिकल, ठीक है, उसमें सिस्टर्ने वेसिकल है, और यहाँ पे ट्यूब्यूल भी होते हैं। ठीक है, सिस्टर्ने क्या हो गया, ये जो इसकी सतह है, समझ में आया? वेसिकल जो इसके अंदर वेसिकल्स है, क्योंकि इसको वेसिकल चाहिए होगा, इनका काम क्या है, बनाना, बना के फिर क्या करेंगे। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हमेशा किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से टाई अप करना होता है, तो ये इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वेसिकल है, और इनके पास ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स होते हैं ब्रांच, ये होते हैं ब्रांच, ठीक है। ट्यूब्यूल सिस्टर्ने को आप क्या कहोगे, अनब्रांच, इसको कहोगे अनब्रांच। और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थक जाओ तो मुझे बता देना, मैं वही उठ दूंगा, ठीक है। ब्रांच, ये जो वेसिकल होते हैं इसमें दो चीज आपको याद करनी है, ये या तो ओवल होंगे या ओवम से, ओवल होंगे या सर्कुलर होंगे। ओवल समझते हो ना, अंडा का, ठीक है, ऐसे होंगे, बस ये से पढ़ना है, और मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे थोड़ा कंपैरेटिव, एक तो इसमें ये लिख लो, जब 80S राइबोसोम होता है तो वो इस पे ऐसे चिपका होगा ना, ऐसे ऐसे, तो वो जब चिपकेगा ऐसे तो चिपक नहीं जाएगा, बॉन्डिंग होती है प्रोटीन में। तो जब बॉन्डिंग होती है, क्लिप लगाओगे, क्लिप, तो क्लिप का काम करते हैं राइबोफ्लोरिन्स, राइबोफ्लोरिन्स, तो राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2, ये सबको याद करना है, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस आपको ये याद करना है। 80S राइबोसोम है, वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपकेगा सरफेस पे, तो चिपकेगा कैसे, बॉन्डिंग करेगा ना, तो बॉन्डिंग करने में कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं, राइबोफ्लोरिन्स। तो दो राइबोफ्लोरिन हमको पढ़ने हैं, राइबोफ्लोरिन 1, राइबोफ्लोरिन 2, बस याद रखने हैं, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे और डिफरेंसेस क्या है, और डिफरेंसेस ये है कि ये इसके मुकाबले में जो RER होता है वो SER के मुकाबले में मोर स्टेबल होता है। ये मोर स्टेबल हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। क्यों यार, ये मुझे भी नहीं पता। ये बड़ी खतरनाक चीज, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको तुम रख लो, ठीक है, ठीक है। तो बाकी अगर मुझे पता चलेगा तो पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। तो ये होता है मोर स्टेबल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लेस स्टेबल, ऐसा दिया है किताब में, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में, कि जो मैंने तीन पार्ट बताया, सिस्टर्ने,
जो कि मेन उसकी बॉडी वही है सिस्टम में, उसके बाद वेसिकल जो उसके चिपके रहते हैं, और तीसरा ट्यूब्यूल। इसके पास सिस्टर्ने सिस्टर्ने और वेसिकल ज्यादा होते हैं आर के पास। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पास ट्यूब्यूल नहीं होते, ज्यादा होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे आप फंसते हो। आप आके कहते हो हमने एमसीक्यू लगा दिया सर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, they are rich in cistern and vesicle, and when I say rich, इसका मतलब होता है ये ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरा वाला नहीं है, ट्यूब्यूल भी है, and these are rich in tubule। एक ये डिफरेंस है। और डिफरेंस हम इसमें क्या देखेंगे, जो मैंने आपको इनके फंक्शन का बताया, ये किसमें है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और ये लिपिड, लिपिड हार्मोन या स्टेरॉइड, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, स्टेरॉइड। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आर, इसका ई आर का। ठीक है, अच्छा बताओ किस साइंटिस्ट ने बोल दी, आप देखो जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ये ई आर हो गया, ऐसे 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 ई आर हो गया, आर ई आर। ठीक है, अब इसमें अगर गोल गोल ऐसे दिख रहा है आपको, बुक में फिगर आएगा कि ये क्या है, तो ये आर ई आर है, अगर स्मूथ है तो एस ई आर है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसके ही कॉन्सेंट्रिक, ये सेंटर है न्यूक्लियस का, इसके ही कॉन्सेंट्रिक आपको ऐसे ऐसे गोल्जी मिले। ये क्यों इसके करीब है, क्योंकि इनका काम साथ में ही है। समझ में आया? अभी मैं आपको एक चीज अपनी रिसर्च की भी शेयर करूंगा, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उसमें जो आई, अभी आपको बताऊंगा उस चीज को, पहले ये खत्म कर लूं जो आपके सिलेबस का है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब ये वेसिकल्स के थ्रू चीजें देगा तो अच्छा हाँ, ये मैंने उल्टा बना दिया, ये उल्टा बना दिया, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, अदर साइड ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस तरीके से ये आगे गोल्जी। तो यानी कि जो ईआर है इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियस। आपको पूछेगा कौन है कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियस, गोल्जी नहीं है। कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन में कौन चिपका हुआ है, ईआर। अब ये क्यों है यहाँ पे, क्यों चिपका हुआ है इसलिए बताओ। हाँ, बिल्कुल पास में चिपका हुआ है, क्योंकि इसका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस, पूरी सेल के लिए प्रोटीन बनाता है ना, तो राइबोसोम चाहिए उसके लिए। और राइबोसोम कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, और असेंबल होकर बाहर जाता है, इसलिए उसे चिपका रहता है। क्योंकि दूर चला जाएगा तो वहां तक राइबोसोम को मैंने कहा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, अब राइबोसोम यहाँ से बनके माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता होगा, समझ गए, लेकिन ये पास में ही रहता है। जैसे बड़ी कंपनियां होती है तो वो अपना रॉ मटेरियल की फैक्ट्री भी पास में ही लगा देती है, और जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वो दूसरी। आप देखो पीछे टाटा मोटर्स का, टाटा शेयर का जो शेयर का दाम है बहुत गिर गया, आपको पता है क्यों गिर गया? टाटा मोटर्स जो जैगुआर बनाती है, सोचो इतनी बड़ी कंपनी का शेयर का दाम कैसे गिर सकता है, वो भी इतना सस्ता, 100-150 रुपए 200 रुपए का था, वो भी गिर गया। इसलिए गिर गया क्योंकि उनकी गाड़ियों में ना सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर वो लेते थे बाहर से, उन्होंने कह दिया नहीं है हमारे पास, है ही नहीं, तो सब शेयर का दाम गिर गया। भाई जब गाड़ी बना ही नहीं पाएगा तो बेचेगा क्या? समझ में आया? अब इंडिया ने सेमीकंडक्टर अपने यहाँ पे फैक्ट्री लगा, क्यों लगा पाया वो? क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर है, उसने कहा ठीक है अब तुम्हारे से डिपेंडेंसी हटा देंगे, हम अपना खुद बनाएंगे। तो ये पास में रहता है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पीएचडी में जब काम किया तो मैंने एक काम ये किया कि न्यूक्लियस को निकाला जाए प्लांट में से, और न्यूक्लियस के सारे प्रोटीन्स को निकाल दिया जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, न्यूक्लियर प्रोटीन। समझ गए? जब हम इसको निकालते हैं तो हम टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन ही है, और बाहर के जो प्रोटीन है बहुत कम है। अगर 6 से 7% तक आता है तो वो परमिसिबल होता है, अगर उससे ज्यादा आता है तो आपको फिर काम दोबारा करना होता है। तो मैंने जब न्यूक्लियर प्रोटीन निकाला, मैंने इसको गोल्ड नैनो पार्टिकल से, AUNP जिनको कहते हैं, इसको मैंने गोल्ड नैनो पार्टिकल से इंटरेक्ट करा। मैंने ये जानना चाहा जब गोल्ड नैनो पार्टिकल प्लांट सेल में जाता है, ठीक है, तो वो किन प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई करा प्रोटीन्स को, मशीन से आइडेंटिफाई होता है कौन कौन से प्रोटीन है, तो उस लिस्ट में मेरे सबसे ज्यादा कौन से प्रोटीन आए बताओ? नहीं, तुम्हें भी पता होगा भाई, मुझे भी पता होगा, तुम्हें पता होगा। हाँ, अगर दिमाग है तो पता होगा।
बताओ। न्यूक्लियर प्रोटीन होंगे ना। न्यूक्लियर प्रोटीन में कौन से प्रोटीन होते हैं ज्यादा? न्यूक्लियस में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? डीएनए में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? डीएनए प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन होते हैं? अरे भाई न्यूक्लियस में कौन सा प्रोटीन ज्यादा मिलेगा? चलो मैं आपको बता दूं, आप कैसे कहोगे सर आपको पता होगा। बिल्कुल मेरे को पता ही होगा जब काम मैंने किया, लेकिन कुछ चीजें होती है दूसरों को भी पता हो। अगर मैं आपसे ये कह दूंगा कि जेल के सारे लोगों को बाहर निकालो, काउंट करो कौन से लोगों की ज्यादा संख्या है, तो आप क्या कहोगे? कैदियों। कैदी ज्यादा होते हैं जेल में, फिर पुलिस वालों का। तो क्या आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर मैंने न्यूक्लियस से प्रोटीन निकाला होगा तो वो क्या हो सकता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? क्या पढ़ा है आपने आज तक न्यूक्लियस में? कौन से प्रोटीन होते हैं? डीएनए पैकेज होता है। क्या होता है डीएनए पैकेजिंग में? कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन। बता सकते हो हिस्टोन? उसके लिए तुम्हें क्या पीएचडी करनी पड़ेगी? हैं? बुक में ही दे रखा है इतना सारा। तो डीएनए में हिस्टोन भरा पड़ा है ना। फिर कितना बड़ा डीएनए होता है? कहते हैं ना कि एक आदमी का डीएनए निकालोगे पूरे अर्थ को नाप दोगे आप। इतना डीएनए क्रोमेटिन होता है हमारे शरीर में। अब वो सारा अगर प्रोटीन पे लिखा हुआ है तो प्रोटीन भी तो बहुत सारा होगा। तो आई गॉट अ लॉट्स ऑफ हिस्टोन्स। तो जब मैंने उसका बार ग्राफ बनाया तो उसमें एक बहुत बड़ा बार पहला ही 55% के आसपास वो हिस्टोन्स का आ गया। अब देखो तुम्हें मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। जब दूसरा मेरा ग्राफ बना तो वो थे राइबोसोमल प्रोटीन्स, सेकंड हाईएस्ट स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम। तो मेरे जो साइंटिस्ट जो रिव्यू करने आए थे मेरे काम को, वो बोले यार कंटामिनेशन है भाई, तुम्हारा तुम्हारा बहुत सारा तो ये है, और उसके बाद तुम्हारा सेकंड हाईएस्ट जो है राइबोसोमल स्ट्रक्चरल राइबोसोमल प्रोटीन आ रहा है। भाई राइबोसोम कैसे आ सकता है न्यूक्लियस में? यानी कि तुम्हारा कंटामिनेशन है। मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल कंटामिनेशन नहीं है। तो मैंने क्योंकि रिसर्च किया हुआ था सारा, तो मेरे को कहाँ मिला? रिसर्च गेट पे। मैंने रिसर्च गेट पे देखा। रिसर्च गेट जो होता है साइंटिफिक कम्युनिटी है, ठीक है। जैसे फेसबुक है वो हम लोगों की कम्युनिटी है, लेकिन फेसबुक पे हर लोग रहते हैं, इंजीनियर भी रहता है, साइंटिस्ट भी रहता है, हर कोई। ऐसी साइंटिस्ट की कम्युनिटी क्या होती है? रिसर्च गेट। तो रिसर्च गेट पे मैंने एक डिस्कशन देखा। वो लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई सेल हमारी इतनी वेस्टफुल एक्टिविटी क्यों करती है? वेस्टफुल एक्टिविटी क्या? ये जो राइबोसोम जो यहाँ आप देख रहे हो, ये अपना काम करके डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फिर इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट वापसी न्यूक्लियस में चले जाते हैं, फिर दोबारा इसकी असेंबली होती है। एवरी टाइम अ राइबोसोम डज इट्स वर्क, इट गेट्स असेंबल्ड एंड कम्स देयर। अब आप कहोगे हम तो पिक्चर देखते हैं उसमें यही चिपका रहता है, क्योंकि ये पिक्चर समझ में आया। जब लाइव देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि राइबोसोम्स आर मूविंग, है ना? समझ में आया। तो साइंटिस्ट चीज पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हम नेचर में जनरली ये देखते हैं जब इवॉल्व करती है चीजें तो वो हमारे को बेहतर करने के लिए इवॉल्व करती है। तो उन्होंने कहा कि ये वेस्टफुल एक्टिविटीज है क्यों कर रही है, उससे मुझे पता चल गया। मैंने वो रिसर्च जब उनको दिखाई साइंटिस्टों को, कि मैंने कहा ये देखो जो राइबोसोम के जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली न्यूक्लियर प्रोटीन्स, क्योंकि दे दीज आर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस इन न्यूक्लियोलस एंड दे गेट असेंबल्ड इन न्यूक्लियस। समझ में आया? फिर वो बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इसीलिए अब आपको पता है ना, ये ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है, बट आपको पता है कि वो क्यों उसके पास है। वो इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस से ही उसको मिल रहा है राइबोसोम, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया गोल्जी। अच्छा मुझे बताओ गोल्जी बॉडीज में साइंटिस्ट का नाम किसको किसको याद है? बताओ। कैमेरो गोल्जी, ठीक है। तो उनका नाम सबको याद रखना। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, पूछ लेते हैं। ईयर भी याद कर लेना, शायद 1898 है, ठीक है। 1898। गोल्जी बॉडीज में हमने सिस्टांस पढ़ लिया, ठीक है। गोल्जी बॉडीज में हमने ये पढ़ लिया कि वो वेसिकल्स बनाता है। वो अलग सेक्रेटरी वेसिकल्स भी हो सकते हैं, वो लाइसोसोम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें यही आएगा। और गोल्जी का फंक्शन क्या है? पैकेजिंग। पैकेजिंग वो पैकेजिंग हर तरह की करता है, वो इसकी भी करता है और इसकी भी, लिपिड वालों की भी करता है, ठीक है। पैकेजिंग और पैकेजिंग की भी मॉडिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया मॉडिफिकेशन याद रखिए। चलो गोल्जी हो गया। अच्छा वैक्यूल पे आ जाते हैं दोबारा। लाइसोसोम तो पढ़ ही लिया हमने। वैक्यूल को हम कहते हैं, जैसे ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो है ही, थक गए क्या? छोड़ दूं अभी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो है ही, लेकिन ये नॉन लिविंग है, वो आपको पता है क्यों नॉन लिविंग है, ठीक है। वैक्यूल तरह तरह के उसमें पाया जाता है, ठीक है। एनिमल्स में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है बताओ? प्रोटो माने क्या होता है? प्रोटो माने क्या होता है बता, तेरे को कई बार बताया है। क्यों नहीं बताया?
बताया होगा जरूर मैंने, तुम्हें भी बता रखा है रेयान ने। प्रोटो क्या होता है? प्रोटो माने अर्ली, जोआ माने एनिमल, ठीक है। प्रोटो माने अर्ली, यानी कि ये क्या होते हैं अर्ली। अर्ली क्या हो गया? जब एक ही सेल यूनिसेलुलर, फिर इवॉल्व होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए ना, तो इस ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इस चीज को लिख लो अभी अपने नोट्स में। प्रोटोजोआ हो या प्रोटिस्टा हो, ये सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। अब तरह तरह के वैक्यूल हैं, 4 तरह के वैक्यूल हम पढ़ लेंगे। एक हो गया फूड वैक्यूल, एक हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, एक हो गया सैप वैक्यूल, और आप पढ़ोगे एयर वैक्यूल या उसको गैस वैक्यूल कहते हैं। लिख लो, 4 टाइप के वैक्यूल पढ़ने हैं, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है? जैसे ये हो गया, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट पूछा जाता है क्या होता है? टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल नहीं है। और अंदर में जो है वो क्या है? सैप। अब जिसने वैक्यूल की खोज करी, ठीक है, स्पेलेंजी, लेज़ेरो स्पेलेंजी, इन्होंने वैक्यूल की खोज करी सबसे पहले। प्लांट में मिला वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल प्लांट में ही बहुत बड़ा होता है, तो वहां उसे खोजना आसान है। तो इन्होंने देखा कि ये तो बहुत डेंस है, वैक्यूल का जो सेप है ये तो सेल के सेप से भी ज्यादा डेंस है। तो ये भी आपको पूछा जाएगा। कंसंट्रेशन जो होती है बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे कि मिनरल्स, समझ में आया? मिनरल्स, विटामिन, वो सबसे ज्यादा ना, जैसे हमारे घर में अगर कोई स्टोर रूम होगा तो आप हमेशा देखोगे वो भरा पड़ा है ना, उसी तरीके से वैक्यूल भी एक स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए सैप का जो होता है ये हमेशा ज्यादा डेंस होता है। ये भी आपको एमसीक्यू में आएगा। डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? एक तो सेल का अपना साइटोप्लाज्म है, और फिर जो उसके अंदर वैक्यूल है उसका जो है उसको सेल सेप कहते हैं, साइटोप्लाज्म नाम है। वो कौन सा ज्यादा डेंस है? ये। इसलिए जब लोग सेल को देखते थे अंदर, तो एक बड़ी बाउंड्री के अंदर एक छोटी बाउंड्री नजर आती थी, और उसके अंदर डार्क डार्क नजर आता है, क्योंकि वो ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। अब देखो फूड वैक्यूल जो है, इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है कि ये फूड को स्टोर करेगा अपने अंदर, ठीक है, स्टोर फूड, और फिर उसको डाइजेस्ट भी करेगा। तो इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होता, हमारा डाइजेशन स्टमक में होता है। लेकिन जिनके अंदर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो वैक्यूल के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एसिडिक कंडीशन होती है। हमारी स्टमक में भी एसिडिक कंडीशन होती है ना, तो जहां एसिड होता है वहीं डाइजेशन होता है, ठीक है। ये हो गया फूड वैक्यूल का काम। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का समझो, ये मेरे को दूसरी स्लाइड पे समझाना पड़ेगा। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्टाइल कैसे हुआ। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब कि ये अपना साइज बड़ा भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, और इसको एक्सपेंड भी कर सकता है। तो कौन सा वैक्यूल कर पाएगा? जो कॉन्ट्रैक्टाइल होगा। इनकी क्या स्पेसिलिटी होती है? ये अपने वैक्यूल में बहुत सारा पानी भरने की कैपेसिटी रखते हैं, समझ में आया? जब अपने वैक्यूल में बहुत सारा पानी भर लेगा तो क्या हो जाएगी? सेल का ये शेप भी डिसाइड करते हैं, तो कैसी हो जाएगी? टर्चिन। और अगर यही पानी बाहर निकल जाएगा तो कैसी हो जाएगी? फ्लैसिड। अच्छा, ये कैसे करते हैं उस चीज को समझो। इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन भी कहते हैं ना। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, चिंता मत करो, मैं आपको वर्ड पे नोट्स दे दूंगा। तो ये मत सोचना कि सर तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो हम लिख नहीं पाए। अभी समझ लो। हाँ, तो ज्यादा होगा फिर मूड में, वो क्या मूड जो पानी स्टोर करते हैं वो तो अपने पेट में कर लेते हैं, सेल्स में पता नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें है, जैसे प्लांट की अगर बात करो, जैसे जैसे प्लांट में वैक्यूल में पानी की वो सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये ऑस्मोरेगुलेशन कर सकता है। आप ऑस्मोरेगुलेशन समझते हो ना क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड आयंस, वो ये रेगुलेट कर सकता है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूट। वैक्यूल है ना, तो इसकी भी तो अपनी मेम्ब्रेन है, तो ये अलाउ कर सकता है कि मान लो मैंने बहुत सारा कैल्शियम आयन भर लिया इसके अंदर, मैंने इससे ज्यादा कैल्शियम आयन भर लिया। अब पानी अंदर क्यों जा रहा है वैक्यूल में? क्योंकि आयन यहाँ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ सॉल्यूट ज्यादा होता है वहीं पानी भरता है। वाटर पोटेंशियल वगैरह पढ़ा है 12th क्लास में। सारी नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र में। क्यों? क्योंकि वो बहुत साल्टी होता है। हमारे शरीर में पानी कहाँ ज्यादा पाया जाएगा? जहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट होती है। हमारी सेल के अंदर पानी भरा होता है ना, ऐसा तो होता नहीं कि पानी बाहर भाग गया।
क्यों नहीं? क्योंकि हम अपनी सेल के अंदर बहुत सारा सॉल्ट और शुगर रखते हैं, इसीलिए तो हम खाना खाते हैं, है ना, नमक का उसका। तो यहाँ पे देखो, जब इसको सेल को फ्लैशिड करना होगा, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा, अपने अंदर बहुत सारा पानी भरेगा। वो कैसे करेगा, आयंस को एक्यूमुलेट करेगा। और जब उसको सेल से बाहर भेजना होगा पानी को, या अपने वैक्यूल से बाहर, तो ये आयंस को बाहर भेजेगा। तो आयंस को जैसे बाहर भेजेगा, तो एक चीज लाइन हमेशा याद रखो, वाटर फॉलोज आयंस, ठीक है। जहां आयन भागता है वहीं पानी भागता है। पूरा वाटर पोटेंशियल का चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा केवल एक लाइन से, वाटर पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है, ठीक है। वाटर फॉलोज आयंस, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बस इसको सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, अपने सारे पानी को बाहर भेजना है। सेम कॉन्सेप्ट पे हमारी स्टोमेटा काम करती है, गार्ड सेल। आपको पता है ना, वो ओपन हो सकती है, क्लोज हो सकती है। जब उसको ओपन होना होता है तो वो अपने आप को फ्लैशिड करती है। फ्लैशिड करने के लिए आयन का फ्लो इनसाइड हो जाता है, पोटेशियम आयन। जब उसको क्लोज करना होता है स्टोमेटा को, तो उसको क्या टर्न नहीं, ओपन करने के लिए टर्जिट और क्लोज करने के लिए फ्लैशिड। समझ गए? तो यानी कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो ऑस्मो रेगुलेशन करके सेल के शेप को वेरी कर सकती है, ठीक है। अब इसको कुछ एक्सक्रीशन कराना होगा तो एक्सक्रीशन भी करा सकते हैं। तो ये सारे ही वैक्यूल के फंक्शन में आता है। जब आप एमसीक्यू करने बैठोगे, आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें इसके फंक्शन में आती हैं, बहुत सारी चीजें इसके फंक्शन में आती हैं, ठीक है, क्योंकि तरह तरह के वैक्यूल्स हैं। तो ये था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जैसे और कौन सा वैक्यूल था, बैक जाके देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सैप वैक्यूल, देखो सैप सैप वैक्यूल हो गया, गैस वैक्यूल। सैप वैक्यूल जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सैप का मतलब कि उसने बहुत सारा सॉल्यूट अपने अंदर भरा हुआ है, सेल सैप। नॉर्मली सैप वैक्यूल जो है पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सैप वैक्यूल यानी सिंपल, ये सैप उसका सेल सैप है, उसमें उसने विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह ये सब और खाना वगैरह सब भर रखा है, ठीक है। अब आ जाओ गैस वैक्यूल पे। गैस वैक्यूल जो होता है वो सब में नहीं पाए जाते। गैस वैक्यूल पाए जाएंगे किसमें, एक्वाटिक बैक्टीरिया में। एक्वाटिक बैक्टीरिया, एक्वाटिक बैक्टीरिया के मैं एग्जांपल, ये गैस वैक्यूल आ गया, सैप वैक्यूल था उससे पहले, ठीक है। अभी लिखवा भी दूंगा उसका नोट्स, दे दूंगा आपको, सीधा नोट्स दे दूंगा। अब इस पे आ जाओ गैस वैक्यूल में। गैस वैक्यूल को हम सूडो वैक्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है। क्योंकि वैक्यूल की डेफिनेशन लिख लो क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल। तो ये एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड बॉडी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसको वैक्यूल कहते हैं। तो अगर फ्लूइड भरा हुआ है, उसकी डेफिनेशन में फ्लूइड है, तो हम गैस वाले को कैसे मान सकते हैं, इसीलिए हम गैस वैक्यूल या एयर वैक्यूल को सूडो वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, सूडो वैक्यूल। अब मैंने कहा क्या कि आपको ये याद करना है कि ये केवल किसमें, एक्वेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। एक्वेटिक बैक्टीरिया जनरली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, समझो इस चीज को, क्योंकि वो पानी में है, पानी भी मिल गया उनको, और उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा एक्वेटिक बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। समझ में आया, उनके अंदर पिगमेंट है, और जब पिगमेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये ऑटोट्रॉफिक है सभी। तो अब इनको गैस वैक्यूल की क्या जरूरत है, तो कम। अब ये मत कहना सर आपको बता, तुम भी बता सकते हो क्यों हमें अपनी बॉडी में हवा भरनी पड़ती है। आपने बर्ड का पढ़ा है, बर्ड एयर्स, एयर्स उनकी हड्डियों में हवा होती है, जिनको न्यूमैटिक बोन्स है। उनको हवा क्यों चाहिए होती है हड्डियों में, ताकि वो हवा में उड़ सके। उसको क्या कहते हैं, पानी में सस्पेंडेड रहने की कैपेबिलिटी, या हवा में हल्का रहने की कैपेबिलिटी, क्या कहते हैं, बायोन्सी। क्या बोलते हैं उसको, बायोन्सी। तो इनको भी क्या चाहिए, बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, ठीक है। ऐसे ही हवा में भी बायोन्सी चाहिए होती है, टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। तो मछलियों में होती है जनरली बायोन्सी, सब मछलियों में नहीं होती। हमने पढ़ी है ना कॉन्ड्रीथाइस, पढ़ी है कॉन्ड्रीथाइस, ऑस्टीथाइस। बायोन्सी किसमें होती है, जो हम खाते हैं वो वाली है शायद, ठीक है, देख लेना। एक में बायोन्सी होती है, एक में नहीं होती। दूसरी वाली, पहली वाली में तो कमी रहती है, दूसरी वाली कौन सी है, बोनीफिश। बोनीफिश में बायोन्सी होती है। तो यहाँ पे इन बैक्टीरिया को बायोन्सी चाहिए होती है, बिकॉज दे आर एक्वाटिक। तो ये सरफेस पे ऐसे
अपनी वो बना दें शीट। जैसे आप एलगी देखते हो, एलगी क्या करते हैं, पूरी सरफेस पे शीट बनाता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, जो हम लोग सोचते हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, गलत सोचते हैं। हमें बहुत सारी ऑक्सीजन पेड़ों से तो मिलती है, ज्यादातर ऑक्सीजन हमें इन्हीं से आती है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो एलगी, एक्वाटिक फंजाई एलगी, जो पानी में मोस्टली ऑक्सीजन यहीं से। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो ऑक्सीजन का है वो है मेसोफिल। ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, बायोसी वगैरह सब अब क्या रह गया, हो गया। अब लाइसोसोम का जो हम कंपैरिजन कह रहे थे वैक्यूल से, उसमें एक तो वही कि लाइसोसोम जो होता है उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, दूसरा लाइसोसोम एक वेसिकल होता है, वैक्यूल्स आर नॉट वेसिकल, इसलिए हम उनको अलग से रखते हैं। समझ में आया? वेसिकल क्या करेंगे, दे गो एंड फ्यूज विद अदर ऑर्गेनेल्स, बट लाइसोसोम, बट वैक्यूल्स दे नेवर गो एंड फ्यूज विद अदर ऑर्गेनेल्स, वैक्यूल नहीं करते हैं। और वैक्यूल तरह तरह के अलग अलग जानवरों में पाए जाते हैं। कोई वैक्यूल ऐसा है जो केवल प्रोटोजोआ में पाया जा रहा है। अब जैसे कोई वैक्यूल ऐसा होता है, वो भी मैं दे दूंगा आपको नोट्स में है, जो कि एनिमल में भी पाया जा रहा है, प्लांट में भी पाया जा रहा है, फंजाई में भी पाया जा रहा है, एल्गी में भी पाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई ऐसा है कि जो केवल एनिमल में मिला है हमें, जैसे लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम हमें, आप देखोगे इसकी डेफिनेशन में लिखा होगा कि यूकैरियोटिक एनिमल सेल में, बट अभी प्लांट में भी आ रहा है। तो किसमें? पी में मिला है। किसमें मिला है? पी में, कॉटन में, पी कॉटन हो गया, और शायद से फंजाई, अभी नोट्स में देख लेना। ठीक है, तो वैसे जनरली लाइसोसोम कहाँ स्टडी किए जाते हैं? एनिमल सेल, लेकिन लाइसोसोम प्लांट में भी मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। और कुछ रहेगा क्या? और मैं देख के बता देता हूँ अगर कोई पॉइंट रह गया होगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ एमसीक्यू लगा रहा हूँ यहाँ पे।